हेलो एवरीवन, दिस लेक्चर इज अबाउट इकोसिस्टम मीनिंग एंड कंपोनेंट्स। अर्थात हम इस लेक्चर में पारिस्थितिक तंत्र तथा इसके संगठकों के बारे में जानेंगे। इकोसिस्टम टर्म जैसा कि यहाँ पे दिया गया है एजी टांसले के द्वारा 1935 में दिया गया। अगर बात की जाए डेफिनेशन की, इकोसिस्टम्स आर इकोलॉजिकल सिस्टम्स इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिंक्ड टू देयर एनवायरनमेंट। अर्थात हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसी पारिस्थितिक व्यवस्था है जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु उनके वातावरण से कई श्रृंखलाओं के अध्ययन से जुड़े रहते हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, किसी भी जीव के चारों ओर का वातावरण जिससे वो घिरा रहता है वो उसका पर्यावरण कहलाता है। और उस पर्यावरण में जैविक तथा अजैविक संगठक पाए जाते हैं। जैविक संगठकों की बात करें तो उसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, और इनके अलावा अजैविक संगठकों में आपके वायु, जल, मिट्टी, खनिज तत्व इत्यादि पाए जाते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष में पर्यावरण में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक तत्वों के आपसी संबंध से जो एक तंत्र बनता है उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यह आपसी संबंध एक जैविक संगठक का दूसरे जैविक संगठक के साथ हो सकता है, जैसे कि जीव जंतुओं का पेड़ पौधों से या फिर एक जीव का दूसरे जीव से। और इसी प्रकार यह आपसी संबंध एक जैविक संगठक का अजैविक संगठक के साथ हो सकता है, जैसे कि पेड़ पौधों का उसके आसपास के पर्यावरण से या फिर मृदा से, जल से, वायु से, और उसी पर्यावरण में पाए जाने वाले अजैविक संगठकों का संबंध उस पर्यावरण के जीव जंतुओं से। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैविक तथा भौतिक पर्यावरण एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे कि जीवमंडल के पेड़ पौधे पर्यावरण के अजैविक संगठकों जैसे कि सूर्य का प्रकाश, जल, मृदा और खनिज का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं, और बाद में इन पेड़ पौधों पर अन्य जीव निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, और कुछ जीव अपने भोजन के लिए इन पेड़ पौधों को खाने वाले शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं। और एक वर्ग ऐसा भी है जो कि विभिन्न जीवों के मृत अवशेषों पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक सजीव या फिर जैविक संगठक अपने आसपास विशेष तरह की परिस्थितियां तथा घटकों के साथ पूरी तरह से संतुलन बना के रखते हैं, और सभी आपस में मिलकर एक जैविक इकाई का निर्माण करते हैं जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसी इकाई है जो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जैविक तत्वों के आपसी संबंध तथा उन जैविक तत्वों के पर्यावरण या फिर अजैविक तत्वों के आपसी संबंध से बनती है, जिसमें कि खाद्य चक्र या फिर रसायन चक्र के द्वारा ऊर्जा तथा पदार्थ का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव तक होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के सभी जैविक तथा अजैविक तत्वों के आपसी संबंध के फलस्वरूप जो तंत्र बनता है उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। तो विश्व के प्रमुख पारिस्थितिक तंत्रों को पर्यावरण के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम, अर्थात प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, एंड सेकंड टाइप इज आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम, अर्थात कृत्रिम या फिर मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। इस प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को आगे दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल या फिर स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो ये वो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम, जो कि आपके स्थल मंडल पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम, अर्थात जलीय पारिस्थितिक तंत्र, ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जो कि जल में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल अर्थात स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों को तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुभार, हवाएं, मिट्टियाँ तथा वनस्पति व जीवों की विभिन्नता के आधार पर फिर से बांटा जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अर्थात वन पारिस्थितिक तंत्र। इस पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन या शीत कटिबंधीय वन सम्मिलित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम, अर्थात घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें कि उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली घास भूमियों को शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज डेजर्ट इकोसिस्टम, अर्थात मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, जिसके अंतर्गत उष्ण तथा शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट टुंड्रा इकोसिस्टम, अर्थात टुंड्रा एवं हिमांचलित पारिस्थितिक तंत्र। इस पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत टुंड्रा हिमालय के हिमांचलित क्षेत्र या फिर अंटार्कटिक
पारिस्थितिक तंत्र शामिल है, और माउंटेन इकोसिस्टम जिसमें कि पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्रों के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इनके अलावा पठारीय पारिस्थितिक तंत्र जो कि आपके पठारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो भी हो सकते हैं, और द्वीपीय पारिस्थितिक तंत्र अर्थात किसी सागर या महासागरों से घिरे हुए किसी छोटे द्वीप समूह के ऊपर पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्रों को शामिल किया जाता है। इसी प्रकार एक्वाटिक अर्थात जलीय पारिस्थितिक तंत्र को भी जल की विशेषताओं के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मैराइन अर्थात समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा है फ्रेश वाटर अर्थात ताजे जल का पारिस्थितिक तंत्र। समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में सागरों तथा महासागरों में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्रों को शामिल किया जाता है, और ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्रों में नदियों, झीलों, तालाबों व दलदल में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्रों को शामिल किया जाता है। तो ये सब तो थे आपके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, और यदि बात की जाए मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, तो इनमें वह पारिस्थितिक तंत्र शामिल है जो कि मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण को या फिर पर्यावरण को परिवर्तित किया है, और इन परिवर्तनों के कारण जिन पारिस्थितिक तंत्रों का निर्माण हुआ है उन्हें मानव निर्मित या फिर कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। इनमें मनुष्यों के द्वारा बनाए गए बांध, झीलें, नहरें, तालाब, ग्रीन हाउस, राष्ट्रीय उद्यान, चरागाह, कृषि भूमि तथा आवासीय भूमि आदि शामिल है। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के संगठकों की। तो जैसा कि हमने अभी तक जाना, हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले जैविक, अजैविक व ऊर्जा संगठक, इनके आपसी संबंध से पारिस्थितिक तंत्र बनता है, अर्थात हमारे पर्यावरण के जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठक ही पारिस्थितिक तंत्र के भी संगठक है। तो आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है बायोटिक और लिविंग अर्थात जैविक संगठक। सेकंड इज अबायोटिक और नॉन लिविंग अर्थात अजैविक संगठक, एंड थर्ड इज एनर्जी कंपोनेंट अर्थात ऊर्जा संगठक। और इन तीनों के बारे में हम मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट वाले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। बायोटिक और लिविंग अर्थात जैविक संगठकों में वेजिटेशन अर्थात वनस्पति, जिनमें कि विभिन्न प्रकार की घास, जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ, छोटे व बड़े पेड़ पौधे शामिल हैं, और इन्हें ऑटोट्रॉफ अर्थात स्वयंपोषी कहा जाता है क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, और इसी कारण इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है। वनस्पति के अलावा पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव जंतु भी जैविक संगठक कहलाते हैं। इन्हें हेटेरोट्रॉफ अर्थात परिपोषी और कंज्यूमर अर्थात उपभोक्ता कहा जाता है। पेड़ पौधों को खाने वाले शाकाहारी जानवरों को प्राइमरी कंज्यूमर अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, और शाकाहारी जानवरों को खाने वाले मांसाहारी जानवरों को सेकेंडरी कंज्यूमर अर्थात द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। इसी प्रकार इन मांसाहारी जानवरों को खाने वाले बड़े मांसाहारी जानवरों को टर्शियरी कंज्यूमर अर्थात तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। इनके अलावा हमारे पर्यावरण में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अर्थात सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, जिन्हें कि अपघटक कहा जाता है क्योंकि वह मृत पेड़ पौधों व जीव जंतुओं को अपघटित करते हैं। नेक्स्ट इज एबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अर्थात अजैविक संगठक, जिनमें कि फिजिकल अर्थात भौतिक और केमिकल अर्थात रासायनिक दोनों तत्व शामिल है। भौतिक तत्वों की बात करें तो इसमें लिथोस्फीयर अर्थात स्थलमंडल, जिसमें कि भूमि और मिट्टी इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल, जिनमें कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसेस। हाइड्रोस्फीयर अर्थात जलमंडल, जलमंडल में पाया जाने वाला जल। सनलाइट सूर्य का प्रकाश, टेम्परेचर तापमान, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, विंड वायु, टोपोग्राफी और स्लोप अर्थात उच्चावच व ढाल को शामिल किया जा सकता है। रासायनिक तत्वों में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों रसायन शामिल हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल, डीएनए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि। नेक्स्ट इज एनर्जी कंपोनेंट अर्थात ऊर्जा संगठक। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सन हमारी धरती के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और सूर्य से आने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की विधि से भोजन बनाने में किया जाता है, और इस प्रकार ये पेड़ पौधे
सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या फिर खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। इसके बाद यह ऊर्जा पेड़ पौधों को खाने वाले शाकाहारी जानवरों तक पहुंचती है, फिर उन शाकाहारी जानवरों को खाने वाले मांसाहारी जानवर तक पहुंचती है और बाद में उन मांसाहारी जानवरों को खाने वाले बड़े मांसाहारी जानवर तक पहुंचती है और अंत में यह ऊर्जा अपघटकों तक पहुंचती है, जो कि इस ऊर्जा को फिर से पर्यावरण में रिलीज कर देते हैं। और इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है।